Welcome back to all of you guys. Welcome in another video series of biotechnology. In this video lecture, I am going to discuss about the vector, which is one of the most important topic of RDT technology. That means recombinant DNA technology. So, what is the mean of a vector and what their properties and what their kinds? All these things will discuss and describe here in this video lecture. तो जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये बताया था कि आरडीटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो चार्ट भी बनवा दिया था, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर का क्या रोल है और क्या हो सकता है या क्या होता है ये वेक्टर और कितने पॉसिबल टाइप्स का होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी है वेक्टर के पास होनी चाहिए। तो सिंपली वेक्टर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो बता सकते हैं कि एक ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल जिसके पास ये एबिलिटी हो सेल्फ रेप्लिकेट करने की, मतलब इसके रेप्लिकेशंस के लिए ये किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंटली ये रेप्लिकेट कर सकता हो। मतलब किसी भी सेल्स में अगर इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा तो वो सेल का जो डीएनए होगा, क्रोमोसोम्स होगा, वो रेप्लिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना क्या करेगा, आसानी से रेप्लिकेट करता रहेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करें कि मान लीजिए ये ई कोलाई का सेल्स है, राइट, और ई कोलाई के पास अपना खुद का क्या है, डीएनए है। अब मान लीजिए ये जो वेक्टर का डीएनए है, अगर आपने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया है तो ये जो वेक्टर का डीएनए है ये इंडिपेंडेंटली खुद से क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके। चाहे ये सेल्स का डीएनए रेप्लिकेट कर रहा हो या ना कर रहा हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बेसिकली वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो वेक्टर की सबसे पहली यूनिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि उसके पास ये एबिलिटी हो कि वो अपने आप को खुद से क्या कर सके, रेप्लिकेट कर पाए, सेल्फ ऑटोनोमस रेप्लिकेशंस एबिलिटी, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, वेक्टर का काम क्या होता है कि पार्ट ऑफ डीएनए को, दैट मीन्स जो हमारा टारगेट डीएनए होता है उस फ्रेगमेंट को किसी सोर्स से जो को कट करके निकाला गया है उसको दूसरे होस्ट सेल्स में क्या करना है, ट्रांसफ़र कराना होता है। तो इस वेक्टर के पास ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी डीएनए का पार्ट क्लोन कराना है उस डीएनए को आसानी से इस वेक्टर में इंटीग्रेट कराया जा सके। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जिस होस्ट सेल्स में ये डाला जा रहा है उस होस्ट सेल्स के साथ इसका जो इंटरेक्शन हो वो प्रॉपर हो, मतलब उसमें जा कर के आसानी से अपने आप को सर्वाइव कर पाए और अपना रेप्लिकेशन अच्छे तरीके से कर सके। सो कोई भी ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ ऑटोनोमस रेप्लिकेट कर सकता है, जिस डीएनए के पार्ट को क्लोन करना है, एम्पलीफाई करना है, जिसका कॉपी तैयार करना है, उस डीएनए के पार्ट को बेसिकली अपने इनसाइड में इंटीग्रेट करा सके और होस्ट सेल्स में अच्छे तरीके से रेप्लिकेट करके अपने नंबर ऑफ कॉपीज़ को बना सके, ऐसे डीएनए के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, वेक्टर बोलते हैं, राइट। और वेक्टर जो बेसिकली होते हैं उनका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो भी हमारा टारगेट डीएनए है, डिज़ायरेबल डीएनए का पार्ट होता है, उसे उस सोर्स से कट आउट करने के बाद उसको होस्ट सेल्स में इंटीग्रेट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, एक जरिया है, दैट मीन्स मीडियम है। तो वेक्टर इज जस्ट अ व्हीकल टू कैरी आउट अ टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ डीएनए इनटू द अप्रोप्रिएट होस्ट सेल्स फॉर देयर मल्टीप्लिकेशंस एंड देयर इंक्रीज नंबर ऑफ कॉपीज, राइट। क्या सभी डीएनए के मॉलिक्यूल्स वेक्टर का काम कर सकते हैं? सो आंसर इज नो। कुछ क्राइटेरिया है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिस बेसिस पे बेसिकली कोई स्पेसिफिक डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एज अ वेक्टर काम कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक वेक्टर की गुड प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, मतलब एक अच्छे वेक्टर के पास क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। सो व्हाट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड वेक्टर। होप्सो कि वेक्टर का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेक्टर का मतलब क्या है। किसी अच्छे वेक्टर के पास एक गुड वेक्टर की क्वालिटी क्या क्या होगी, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो चीज होगा उसके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए। मतलब रेप्लिकेट करने के लिए उसके पास साइट प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी बेसिस पे ये क्या हो सके, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर पाए। दैट मीन्स एबिलिटी ऑफ ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशंस का मतलब क्या होता है। रेप्लिकेशंस का मतलब होता है, सपोज अगर मान लीजिए कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, तो एक डीएनए के स्ट्रैंड से बेसिकली इसकी कॉपी तैयार कर लेने की प्रोसेस को हम रेप्लिकेशंस के नाम से जानते हैं। सर रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है
जिसमें डीएनए की संख्या को इंक्रीज किया जाता है। जब भी हमारा सेल से डिवाइड करता है, जैसा कि आप पढ़ करके आ चुके हैं सेल डिवीजन में, कि सेल डिवाइड करने के बाद एक सेल से क्या बनता है, 2 सेल्स बनता है। सो ऑब्वियसली अगर एक सेल्स से 2 सेल्स बन रहा है और दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हैं, सेम होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे डीएनए का मीन्स क्रोमोसोम का भी क्या होना चाहिए, कॉपी डबल होनी चाहिए। तो वो जो डीएनए जिस प्रोसेस से, जिस मेथड से अपनी कॉपी को डबल करता है, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशंस के नाम से जानते हैं। डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए एक साइट होती है जहाँ से वो रेप्लिकेशंस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसे हम ओराई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस के नाम से जानते हैं। तो किसी भी वेक्टर में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, दैट इज अ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस का क्या होगा, प्रेजेंट होना। दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसकी साइज जो होगी वो बेसिकली लेस देन 10 KB साइज। मतलब ये नहीं कि डीएनए बहुत बड़ा जो लेंथ का होगा, ऐसा कोई लार्ज डीएनए का मॉलिक्यूल्स वेक्टर नहीं हो सकता है। उसकी साइज एक मिनिमम रेंज दी गई है। 10 KB साइज का मतलब हुआ है कि स्मॉल डीएनए का फ्रेगमेंट होना चाहिए। साइज का लिमिटेशन इसलिए है कि अगर साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है प्लाज्मिड को या वेक्टर को आइसोलेट करने का या फिर सेल्स में इंसर्ट करने का, उस टाइम पे वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं। तो ऑपरेशंस के टाइम पर ये प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई साइज़ को लिमिटेड किया गया कि बेसिकली जो भी कोई वेक्टर के रूप से काम करेगा वो वेक्टर की साइज़ 10 KB का होना चाहिए। KB से मतलब है किलो बेस पेयर। ओके, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, लेस देन 10 KB साइज। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर जीन। सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अब इस सेलेक्टेबल मार्कर जीन का मतलब क्या होता है? मार्कर का हम यूज़ कब करते हैं, जब किसी चीज़ को हाईलाइट करना होता है, दैट मीन्स इंडिकेट करना होता है। अगर आप बुक की रीडिंग कर रहे होते हैं तो फिर आप मार्कर पेन का या हाईलाइटर का यूज़ करते हैं ताकि उस पॉइंट को आप जब भी कभी पेज पलटे तो आपकी तुरंत उस पर माइंड क्या हो, स्ट्राइक कर जाए। तो मार्कर मीन्स जो कि डिस्टिंग्विश कर सके। तो इन वेक्टर का जो डीएनए होता है, उस डीएनए के पास कोई एक ऐसा जीन होना चाहिए जिसके द्वारा जो बनने वाली जो प्रोटीन है वो उसको आइडेंटिफाई कराए कि नहीं ये यही वेक्टर का ही प्रोटीन है। दैट मीन्स अगर कहीं पे भी वेक्टर को अगर किसी सेल्स में इंसर्ट किया गया है तो कैसे पता चलेगा कि बेसिकली क्या वेक्टर उस सेल्स में इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके पास एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में भी आप आगे पढ़ेंगे कि सेलेक्टेबल मार्कर जीन के रूप में क्या क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एंटीबायोटिक्स के जीन होते हैं। एंटीबायोटिक्स जीन मतलब इनके पास ऐसी जीन का सेगमेंट होता है जो कि कुछ एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट बनाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक का नाम आपने सुना होगा, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, ये सब एंटीबायोटिक के क्या हैं, नेम है। तो जो वेक्टर होते हैं उनके पास ऐसा जीन होता है कि वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स को बनाते हैं कि अगर आप एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी उस बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं तो या उस सेल्स को ग्रो कराते हैं तो वेक्टर है तो वो मरता नहीं है। ओके, तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन का मतलब ये हुआ कि एक पहचान करने वाली, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, उनके पास जीन होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, शुड हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट। जिसको शॉर्ट में MCS के नाम से जाना जाता है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब ये हुआ कि उस वेक्टर के डीएनए के पास एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करने के लिए सीक्वेंस या पार्ट होना चाहिए। मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब यही है कि उस जो भी कोई वेक्टर होगा उस वेक्टर में बेसिकली एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर हम डाइजेस्ट कराएं तो वो उसको क्या कर पाए, कट कर पाए। मतलब ऐसा डीएनए का सीक्वेंस होना चाहिए जो कि
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट होता है। कल आपको नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली एक ऐसे क्लास ऑफ एंजाइम होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, राइट। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। एक और भी प्रॉपर्टी है, होस्ट सेल्स में बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाए, वो इंटीग्रेट कर सके। दैट मीन्स होस्ट सेल्स में अच्छे तरीके से वो अपना रेप्लिकेशंस कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं किसी एक वेक्टर के। तो वेक्टर क्या है ये आपको बता दिया गया। वेक्टर के पास बेसिकली ऑटोनॉमस रेप्लिकेशंस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दैट मीन्स उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ओके। और उसके पास कोई ऐसा मार्कर जीन होना चाहिए जो कि उसको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये इसके पास है, या मतलब ये बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ है। और उसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए जिससे कि डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको डाइजेस्ट कराया जाए तो उस पर कट लगा सके। और इसकी साइज़ जो है वो 10 kb से छोटी होनी चाहिए। ज़्यादा अगर होगा तो वो उसे ऑपरेट करने में दिक्कत होता है, राइट। और इसके बाद वो होस्ट सेल्स में अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर पाए, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी जिस किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट में मीट करती है तो उसे हम बेसिकली वेक्टर के नाम से जानते हैं, ओके। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वेक्टर के जो टाइप्स हैं उनको देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर में कि क्या क्या पॉसिबल टाइप हो सकता है। तो फंक्शंस के बेसिस पे बेसिकली वेक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक क्लोनिंग वेक्टर और दूसरा एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर नाम से समझ में आ रहा है कि जब हमारा टारगेट ऐसा हो कि किसी एक डीएनए के फ्रेगमेंट को कॉपी करना हो, मतलब इसके ढेर सारे नंबर हमको चाहिए होंगे, क्लोन करना होगा डीएनए को या जीन को, तो उस टाइम पे जो वेक्टर यूज किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। दैट मीन्स क्लोनिंग वेक्टर इज यूज टू एम्पलीफाई द पार्ट ऑफ अ डीएनए दैट इज डिजायरेबल। जो भी डीएनए हमारा डिजायरेबल होगा उसके नंबर ऑफ कॉपीज को तैयार करने के लिए जिस वेक्टर को हम यूज करते हैं उसे हम क्लोनिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जब हमें किसी डीएनए के पार्ट से प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जैसा कि आपको बताया था इंसुलिन के बारे में, ये प्रोटीन क्या ज़रूरत होगा, उस डीएनए को एक्सप्रेस कराना होगा। मतलब उसका पहले ट्रांसक्रिप्शन होकर के एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेगा। तो जब हमें किसी टारगेट डीएनए से प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उसका जो एक्सप्रेशन है उसकी ज़रूरत होती है, उस टाइम पे जो वेक्टर हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ एक्सप्रेशन वेक्टर। सो डिफरेंस समझ में आया। क्लोनिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाने वाले वेक्टर को हम क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं, मतलब सिर्फ डीएनए की कॉपीज़ को बनाना हो। और जब उस डीएनए से जो प्रोटीन बन रही है, अगर उस प्रोटीन को हमें ज़रूरत होगी तो क्या बोलेंगे, इट इज़ द एक्सप्रेशन वेक्टर बोलते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे प्लाज्मिड, फैज्मिड, कॉस्मिड, यैक, बैक, मैक। प्लाज्मिड, फैज्मिड, कॉस्मिड, यैक का फुल फॉर्म है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक का फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, और मैक का फुल फॉर्म है मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ये सभी बेसिकली आरडीटी के टेक्नोलॉजी में डिफरेंट सिचुएशंस में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज किए जाते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या इनके लिमिटेशंस होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्यों डिफरेंट टाइप के क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट सिचुएशन में। आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं है, आपको सिर्फ वेक्टर के बारे में ही जानना है, तो हम लोग इसके टाइप्स के बारे में नहीं आएंगे। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, प्लाज्मिड, फैज्मिड, कॉस्मिड, यैक, बैक, मैक, ये सब आपके एग्जाम्पल किसके हैं, क्लोनिंग वेक्टर के। मतलब इन सभी में से किसी भी वेक्टर का यूज़ जो होगा वो डीएनए से डीएनए की कॉपी तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सप्रेशन वेक्टर का एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड हो सकता है, मतलब प्लाज्मिड ही सिर्फ बेसिकली एक्सप्रेशन वेक्टर का काम कर सकता है, बाकी सब नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। एक तो सिंपल डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि प्रोटीन को अगर जरूरत होगी तो एक्सप्रेशन वेक्टर, और डीएनए से डीएनए बनाना होगा तो क्लोनिंग वेक्टर।
बाकी इनमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ डिफरेंस होता है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। नॉर्मली जितने भी क्लोनिंग वेक्टर होंगे उन सब में वही चीज़ें होंगी जो कि वेक्टर में आपको बताया गया। दैट मीन्स उनके पास ओराई साइट होना चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए और सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, राइट। इनके पास इन सब के साथ साथ में रेगुलेटरी सीक्वेंस का भी प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। रेगुलेटरी सीक्वेंस मतलब जैसे प्रमोटर, ऑपरेटर, इन्हांसर, इनहिबिटर, राइट। ये सब सीक्वेंस जो कि किसी प्रोटीन्स को, मतलब किसी भी डीएनए को, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या होते हैं, एक सिग्नल देते हैं। आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशंस होता है या प्रोटीन सिंथेसिस होती है। होप सो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो एक्सप्रेशन वेक्टर के पास क्या चीज एक्स्ट्रा होगा, दैट इज द रेगुलेटरी सीक्वेंस। रेगुलेटरी सीक्वेंस से यहाँ पे मतलब क्या है कि ऐसे सीक्वेंस जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं या रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। रेगुलेटरी सीक्वेंस का एग्जांपल क्या कह सकता है, दैट इज द इनहेंसर सीक्वेंस, ऑपरेटर सीक्वेंस, प्रमोटर सीक्वेंस, एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना करके देख लेते हैं कि किस तरीके से एक्सप्रेशन वेक्टर का और क्लोनिंग वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले क्लोनिंग वेक्टर को देख लेते हैं। क्लोनिंग वेक्टर को सिंपली आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या पार्ट होगा। हमेशा प्लाज्मिड, मतलब जो भी वेक्टर होता है उसको डबल स्टैंडर्ड दिखाया जाता है, राइट। यहाँ पे प्लाज्मिड का एग्जांपल लिया जा रहा है। सबसे पहले जो चीज़ इसमें आपको होगी वो क्या होगी, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मीन्स ओराई साइट, जो कि इसको रेप्लिकेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, राइट। इसके बाद इसमें क्या होंगे, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। यहाँ पे जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है वो क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, जिसको हम MPR से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा इसके पास जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है वो क्या है, दैट इज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। मतलब इस जीन से या इस डीएनए के पार्ट से ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के कंडीशन में भी इस बैक्टीरिया को ग्रो करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, दैट इज द सेलेक्टेबल मार्कर जीन, जैसा कि आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया। सेलेक्टेबल मार्कर जीन। इन्हीं सेलेक्टेबल मार्कर जीन में बेसिकली डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए क्या होती है, साइड प्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए एम्पीसिलिन में यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है वो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका नाम है हिंड थर्ड, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है, इसके लिए प्रेजेंट है। एक मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो साइट है वो किसके लिए, दैट इज द बाम H1। इस टेट्रासाइक्लिन में मान लीजिए एक यहाँ से यहाँ तक का साइट है जो कि किसके लिए, दैट इज द PSU, मान लीजिए एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, इसका रेजिस्टेंस एंजाइम का नाम है। तो ये आपका एक क्लोनिंग वेक्टर का क्या है, डायग्राम है। क्या क्या होना चाहिए, एक ओराई साइट होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, और यही सब 1 2 3, इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मतलब अगर इस प्लाज्मिड को या इस वेक्टर को हिंड थर्ड से डाइजेस्ट कराएंगे तो भी ये कट करेगा यहाँ पे, इससे कराएंगे तो यहाँ पे कट करेगा, इससे कराएंगे तो यहाँ पे कट करेगा। तो इस तरीके से क्लोनिंग वेक्टर के पास ये कंपोनेंट होने चाहिए। एक्सप्रेशन वेक्टर में देखिए क्या चीज़ ऐड हो जाएगा, उसको आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। ओके, एक्सप्रेशन वेक्टर में ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। मतलब इसके पास भी क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि प्रॉपर्टी है। इसके पास, इनके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, जिसमें कि टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे था। साथ साथ यहाँ पे रेगुलेटरी सीक्वेंस भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, रेगुलेटरी
सीक्वेंस भी यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये मान लीजिए पूरा आपका क्या है, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये मान लीजिए क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। और इस टेट्रासाइक्लिन में जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कटिंग साइट है वो क्या है, दैट इज द PSU फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे इस टेट्रा एम्पिसिलिन वाले में क्या है, 2 है, मान लीजिए हिंड थर्ड, एंड दूसरा जो प्रेजेंट है वो क्या है, दैट इज द बाम H1। इनके नाम से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नेम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस डायग्राम से बेसिकली देख करके समझ सकते हैं कि एक्सप्रेशन वेक्टर में और क्लोनिंग वेक्टर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बेसिकली 4 चीज़ें हैं, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कटिंग साइट्स है, और इनके पास क्या है, टारगेट सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, राइट। जबकि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि इन 3 चीज़ों के अलावा एक रेगुलेटरी सीक्वेंस भी है जो कि प्रोटीन्स को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। सो ये था आपका वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ एंड वेक्टर के टाइप्स। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है जो कि समझ में ना आया हो, तो उसे आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को ताकि रिप्लाई कर सकूँ। ओके, सो दैट्स ऑल।